एपिसोड 14 में हम देखते हैं दोजुक के घर से जाने के बाद कोई आकर यूजू को किडनैप कर लेता है। बेई सीसीटीवी फुटेज चेक करके बताता है कि यूजू को किसी ने किडनैप कर लिया है। दोजुक पूछता है क्या वो जुंग है। बेई कहता है नहीं, उसका लेग तो काम नहीं करता है। लेकिन तभी जुंग हेलमेट उतारता है जो देखकर बेई शॉक्ड हो जाता है। इसका मतलब इतने दिनों से वो सबको फूल बना रहा था। बेई इस बारे में दोजुक को बताता है और दोजुक भी उसी के तरह शॉक्ड हो जाता है। दूसरी तरफ हम यूजू को देखते हैं, वो होश में आती है तो खुद को छुड़ाने की ट्राई करती है। दोजुक भी उसके फोन के लोकेशन की हेल्प से उसका पीछा कर रहा था। जुंग बोलता है मैं दोजुक को मारना चाहता हूँ लेकिन उसे तड़पा तड़पा कर इसीलिए तुम्हें किडनैप किया है। उसे पता ही नहीं चलता कि यूजू ने अपने हाथ खोल लिया है। वो पीछे से जुंग को पकड़ लेती है लेकिन जुंग उससे ज्यादा ताकतवर था, इसीलिए फिर से यूजू को मारकर बेहोश कर देता है। पर तब तक वहाँ पे दोजुक पहुँच चुका था। अब दोनों भाई एक दूसरे को मारने लग जाते हैं। दोजुक जब यूजू को उठाने जाता है, जुंग उसे नाइफ से स्टैब कर देता है और उसके चोट पे पैर रखकर उसे तकलीफ देने लगता है। अब यूजू भी होश में आ चुकी थी। वो दोजुक को देखकर बहुत रोती है। जुंग उसे भी मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन तभी दोजुक उसे पकड़कर मारने लगता है। यूजू देखती है उसके हाथ का जो डेट था वो गायब हो जाता है लेकिन दोजुक का नहीं। दोजुक उसे रोने से मना करके वहीं पे गिर पड़ता है। थोड़ी देर बाद पुलिस पहुंच जाती है। फिर दोजुक को हॉस्पिटल लाया जाता है। हम देखते हैं उसकी कंडीशन बहुत खराब थी। दोजुक की मॉम हॉस्पिटल आती है। वो यूजू को कुछ खाने को बोलती है तो वो मना कर देती है पर बाद में मान जाती है क्योंकि उसे अपने बच्चे को भी जिंदा रखना था। दूसरी तरफ जुंग से उसके डैड मिलने आए थे। वो जुंग को बहुत बातें सुनाते हैं पर जुंग उल्टा उनको ही ब्लेम करते हुए बोलता है कि आपने अगर उस औरत से शादी ना किया होता तो आज मैं ऐसा नहीं बनता। आपने मेरी मॉम को क्यों छोड़ा। उसके डैड बोलते हैं तुम्हें कुछ भी सच पता नहीं है। ऐसा बोलकर वो उसे एक लेटर देते हैं जो पढ़ने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी मॉम ने किसी दूसरे आदमी के वजह से अपने हस्बैंड को छोड़ दिया था। वो तो जुंग को भी अपने साथ रखना नहीं चाहती थी और ना ही उससे प्यार करती थी। अब सच पता चलने के बाद जुंग को बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगता है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें यूरा को दिखाया जाता है। उसके पास होटल की एक स्टाफ आकर बोलती है आप यहाँ पे और ज्यादा दिन नहीं रुक सकती हैं। दरअसल जुंग ने ही उसे वहाँ पे रखा था और पेमेंट कर रहा था लेकिन अब तो वो जेल में है। अब वो सीधे जुंग के घर पे आती है। जुंग की माँ उसे देखकर पूछती है तुम यहाँ पे क्यों आई हो। तो फिर मैं कहाँ जाती। ग्रैंडमा पूछती है तुम चाहती क्या हो। मैं बस यहाँ पे रहना चाहती हूँ। ये बेबी आपकी फैमिली का है। ग्रैंडमा बोलती हैं अगर ये बच्चा सच में जुंग का है तो चलो हम टेस्ट करवाते हैं, उसके बाद सच पता चल जाएगा। क्या आप लोग मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। ये बच्चा जुंग का ही है पर मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं है। वैसे भी तुम्हारी फैमिली में ऐसा हो चुका है। यूरा उनकी बातें सुनकर बहुत घबरा जाती है। इसके बाद हमें यूजू को दिखाया जाता है। उससे मिलने किम आया था। यूजू पूछती है तुम्हारे डैड कैसे हैं। किम बोलता है नर्सिंग होम में हैं। वो दोनों थोड़ा बहुत बात करते हैं। किम बोलता है चिंता मत करो, दोजुक जल्द ही ठीक हो जाएगा। अब सीन शिफ्ट होकर हमें यूजू के डैड को दिखाया जाता है। वो जीवन से मिलने आए थे। वो उनसे माफ़ी मांगते हैं। जीवन बोलती है तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने भी गलती की है। मेरी वजह से यूजू को कितनी मुसीबत का सामना करना पड़ा। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मेरी गलती है। जीवन बोलती है तुम सही बोल रहे हो, गलती तुम्हारी है। तुमने अपनी खुद की बेटी को कैसे नहीं पहचाना। वो उनसे माफ़ी मांगते हैं। दूसरी तरफ यूजू दोजू को पकड़कर रो रही थी। हम देखते हैं दोजू को उसकी वॉइस को सुन पा रहा था। वो सोच रहा होता है मैं कहाँ पे हूँ। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हम उन दोनों की एक्सीडेंट का सीन देख पाते हैं। एक्सीडेंट होने के बाद दोजुक यूजू के पास आ रहा था लेकिन वो बहुत ज़्यादा घायल था, इसलिए आधे रास्ते पे ही बेहोश हो जाता है। हम देखते हैं इस लाइफ में दोजुक यूजू को दूसरी लाइफ मिलने के लिए प्रे कर रहा था तो दूसरी तरफ यूजू दोजुक की लाइफ के लिए प्रे कर रही थी। अब दूना उसके पास आकर बताती है कि दोजुक को होश आ गया है। जो सुनकर यूजू भागते हुए उसके पास आती है। यूजू उसे पकड़कर रोने लगती है।
फिर कुछ दिनों के बाद दोजुक ठीक होकर घर वापस आता है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें सीओ को दिखाया जाता है। उसने एक न्यू गर्लफ्रेंड बना लिया था जिसे वो अपनी फैमिली से मिलवाने लेकर आया था। वो सब साथ मिलकर डिनर कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पे यूरा आती है। उसको प्रेग्नेंट देखकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। सीही पूछती है, इस बच्चे का डैड कौन है? यूरा बोलती है, तुम्हारा भाई। जो बात सुनकर उसके घर वालों का दिमाग खराब हो जाता है और उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर चली जाती है। इतनी अच्छी लड़की को हाथ से निकलता हुआ देख उसकी मॉम रोने लगती है। सियोक उसे अंदर ले जाकर पूछता है, क्या ये बच्चा सच में मेरा है? यूरा हाँ बोलती है तो वो कहता है, तुम तो मुझसे नफरत करती थी ना, तो फिर इस बच्चे को कैरी क्यों कर रही हो? क्योंकि मुझे पता नहीं था कि ये बच्चा तुम्हारा है। उसकी ऐसी सेल्फिश बातें सुनकर सियोक का दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन वो अब कर भी क्या सकता है। अब यूरा अपनी मॉम से मिलने आती है। वो उनसे रूडली बात करके बोलती है, मैं आज के बाद आपसे मिलने नहीं आऊंगी और आप भी यहाँ से बाहर निकलने के बाद मेरे पास मत आना। हम दोनों का रिश्ता यहाँ पे खत्म हो चुका है। ऐसा बोलकर वो चली जाती है और जियोंग बस चिल्लाते रह जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी खुद की बेटी ने उसे छोड़ दिया है। अब हमें सुजिन को दिखाया जाता है। वो गलती से दोजुक के फ्रेंड से टकरा जाती है जो दोजुक के लिए रिंग लेकर जा रहा था, पर टक्कर की वजह से रिंग नीचे गिर जाती है, जिसे दोनों मिलकर ढूंढने लग जाते हैं। थोड़ी देर तक ढूंढने के बाद सूजी को रिंग मिल जाती है। वो बहुत खुश होकर दोजुक के फ्रेंड को रिंग दिखाने पास आती है, लेकिन वो पहली बार उसे ग्लासेस के बगैर देखकर बस देखते ही रह जाती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। सूजी पूछती है, क्या तुम मेरी एक हेल्प करोगे? वो हाँ बोलता है तो सूजी कहती है, प्लीज तुम अपने ग्लासेस को मुझे तोड़ने दो, जो सुनकर वो डर जाता है। दूसरी तरफ दोजुक और यूजू को मैरिज लाइसेंस मिल चुका था, जो देखकर दोनों बहुत खुश थे। वहाँ से बाहर आने के बाद सुजिन, दूना, उसका हस्बैंड और दोजुक का फ्रेंड उनको कंग्रेचुलेशन बोलते हैं। यूजू सूजी को देखकर पूछती है, तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों दिख रहा है? अब वो ये बात कैसे बताए कि उसे दोजुक का फ्रेंड पसंद आ गया है और उसे देखकर ही वो प्लस कर रही है। अब दोजुक उसे रिंग देकर बोलता है, आज हमारी रियल वेडिंग है। फिर वो कुछ प्यारी प्यारी बातें करने के बाद उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। यूजू हाँ बोलती है तो वो खुश होकर सबके सामने ही उसे गोद में उठा लेता है। अब हमें 1 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम यूजू को अपने बच्चे के साथ देखते हैं। यूजू अपने हस्बैंड और बेबी के साथ खुशी खुशी रहने लग जाती है। इसी के साथ हमारी इस प्यारी सी कहानी की हैप्पी एंडिंग होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।